माध्यमिक शिक्षा मंडल क्लास 12th बोर्ड फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव की इन वीडियोस के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों बोर्ड एग्जाम 25-26 के प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, जहां पे हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात आपके साथ कंटिन्यूसली कर रहे हैं। और आज के वीडियोस के अंदर भी दोस्तों हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप अच्छे कंटेंट को आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों थोड़ा आपको टाइम तो देना पड़ेगा। भले भी वीडियोस थोड़ा लंबे हो जाए, मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर बोलूँगा, लेकिन दोस्तों मैं आंसर लिखाऊंगा नहीं। आंसर लिखाने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं बोलूँगा काफ़ी आराम से, तो हर एक आंसर को नोट करते चलिएगा हमारे साथ। और एक चीज़ का वादा मैं आपसे 100% दे सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे ही आएंगे, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके 12th बोर्ड की फिजिक्स में आएंगे। और यदि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, यदि हाफ ईयरली एग्जाम आपके गोइंग ऑन है, तो उसके लिए भी ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध हो जाने वाले हैं। और इन वीडियो से काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 100%। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मैं अनुमान लगाता हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर, बहुत कड़क अनुमान होता है और उससे लेकर काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने यदि एजुकेशन प्रेजेंट्स के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बोर्ड से रिलेटेड सभी प्रकार की अपडेट आपको इस चैनल के अंदर मिलती रहती है। और बोर्ड से इंपॉर्टेंट किसी भी क्लास की, चाहे वो 10th बोर्ड हो चाहे 12th बोर्ड हो, दोनों ही बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर, फटाफट से प्लेलिस्ट पर जाइए, हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसे देखिए। और हर एक कॉन्सेप्ट को सिर्फ देखने बस से काम नहीं चलेगा, इन कॉन्सेप्ट को नोट भी कीजिए। और दोस्तों एक चीज़ आपको बता देता हूँ, विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों विश्वास का एक उत्तम उदाहरण, मतलब अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना था। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बताता हूँ, तो उन्होंने विश्वास ही तो किया था। तो यहाँ पर आपको विश्वास ही करना है मुझ पे। आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी, कभी भी आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी सीरीज। हम लोग एक एक क्वेश्चन की देखिए हमने किस तरह से क्वेश्चन रेडी किए हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, इसका लॉजिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबका मालिक है। पहले आप क्वेश्चन देखिए। देखिए, किसी संधारित्र पर नेट आवेश। दोस्तों जब भी हम संधारित्र की बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक संधारित्र पर दो आवेश होते हैं। एक आवेश होता है प्लस क्यू और एक आवेश होता है माइनस क्यू। तो अब आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि एक संधारित्र पर नेट आवेश, एक संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है, शून्य होता है। तो पहले सवाल का राइट आंसर क्या होगा, शून्य। एक संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है, शून्य। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का विभव। दोस्तों पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है, पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। ये क्वेश्चन भी नोट कीजिएगा, पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। दोस्तों अभी अब आप बताइए, पृथ्वी की धारिता, तो पृथ्वी की धारिता, यदि पृथ्वी का विभव शून्य है तो पृथ्वी की धारिता क्या हो जाएगी। यदि पृथ्वी का विभव शून्य है तो अब ये सी बात है कि पृथ्वी की धारिता सी बराबर क्यू अपान भी से क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है, क्यू अपान भी से क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है, और अगर यानी पृथ्वी को हम 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोला मान लें, 6400 किलोमीटर का एक गोला मान लें। ठीक है, 6400 किलोमीटर का एक गोला मान लें, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी धारिता कितनी आ जाएगी, 711 फैरेड के आसपास या 711 के आसपास होगी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर भी कितना होगा, पृथ्वी का विभव कितना माना जाए, शून्य, शून्य माना जाता है। नेक्स्ट, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध। सबसे पहले बताइए दोस्तों, आपके एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि एक आदर्श अमीटर नहीं, वोल्ट मीटर बोल रहा हूँ। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है दोस्तों अनंत होता है। नोट कीजिएगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। लेकिन एक आदर्श अमीटर, यहाँ पर अमीटर पूछा है, अमीटर का प्रतिरोध दोस्तों हमेशा वोल्ट मीटर से कम ही होता है। तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य माना जाता है, इसका आंसर भी शून्य। तीनों क्वेश्चन, तीनों के आंसर शून्य। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, और दोस्तों एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि अति चालक पदार्थ की चालकता। तो अति चालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है। अति चालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है, अनंत होती है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए,
लिखिए, यदि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा? इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं शून्य होगा। ठीक है, इसका आंसर भी शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता हो तो व्यय शक्ति या वाटहीन धारा कितनी होगी? शून्य होगी। ठीक है, ये कितनी होगी? शून्य होगी। ठीक है दोस्तों, जो कुंडली में बहने वाली धारा कौन सी धारा कहलाती? वाटहीन धारा। ठीक है, तो इसका आंसर भी शून्य होगा। ठीक है, ये केवल आप सुनिए नहीं, इन क्वेश्चन को नोट्स उठाइए, कॉपी उठाइए और रजिस्टर उठाइए, उसमें नोट कीजिए, क्योंकि ये आपको बोर्ड के टाइम रिवीजन करने होंगे ये क्वेश्चन, तभी आपकी बात बन जाएगी। नहीं तो बनते हुए क्वेश्चन, आते हुए क्वेश्चन आप पेपर में गलत लिख कर आ जाएंगे, भूल जाएंगे। नोट कीजिए, बिना नोट किए हुए वीडियो को सुनने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सुन तो आप तब सकते हैं जब आप पेपर के पहले जा रहे हैं और 1 घंटे पहले सुन ले 2x की स्पीड में, लेकिन अभी तो लिखो। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। दोस्तों, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। ठीक है, आपने निकाला भी होगा एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, जब आप क्या निकाल रहे थे? अब मुझे यहाँ पर एक फार्मूला याद आ रहा कि पी एवरेज बराबर आप निकालते थे VRMS इंटू IRMS कॉस फाई से, IRMS कॉस फाई। ठीक है, तो पी एवरेज औसत शक्ति का मान आप कितना निकालते थे? 0 निकालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्ट धारा। दृष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? दृष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट चौक कुंडली में व्यय औसत शक्ति कितनी होती है? अरे चौक कुंडली में व्यय औसत शक्ति शून्य होती है। नेक्स्ट, फोटान का विराम द्रव्यमान, बहुत बार पेपर में प्रश्न है, फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। ठीक है, एक चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य होता है। एक चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य। तो देखिए 12 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या? शून्य। इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर लिखा था सबका मालिक एक। देखिए किस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को रेडी किया है, आप देख पा रहे हैं, बहुत गहराई से हमने इन क्वेश्चन को रेडी किया है। और देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने लिखा कि सबका मालिक एक, यानी सारे क्वेश्चन के आंसर, 12 के 12 क्वेश्चन के आंसर आपको क्या देखने को मिले? 12 के 12 क्वेश्चन के आंसर आपको शून्य देखने को मिले। इसीलिए तो हमने कहा सबका मालिक एक। और सबका मालिक एक पे दोस्तों हम क्या कह सकते हैं? एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत। ठीक है, अभी अभी आपको बताया, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत। और अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत। अतिचालकता की खोज किसने की? गेमरलिंग-ओन्स ने की। ठीक है, इसके अलावा धातुओं का परावैद्युता अनंत। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपसे मैं पूछ लूँ कि वायु या निर्वात का परावैद्युतांक कितना? तो बोलिए कितना बोलेंगे? 1। ठीक है, जल का परावैद्युतांक 80 या फिर 80.6। ठीक है, कई किताबें 80 बताती है, कई 80.6 बताती है। ठीक है, चलिए तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको हमने बता दिया ना। चलिए आप देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, पेपर की दृष्टि से इस 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखिए। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखिए। तो मैं आंसर बोलूँगा, ठीक है, बिल्कुल फोकस्ड है, मैं सीधे तरीके से आंसर बोलूँगा, तो आप लिखते चलिए। ठीक है, मैं बोलूँगा आंसर लिखते चलिए, मैं शॉर्ट में बोलूँगा, आप आपने जो आंसर तैयार किए होंगे उनको लॉन्ग तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इन मैं शॉर्ट में आपको बोले दे रहा हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि आपको नहीं याद हो रहा तो ये शॉर्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे आप याद कर लिए। आपको एक क्वेश्चन का आंसर आपको खुद बताना है। पहला क्वेश्चन बताता हूँ, ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखिए। ये प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले ओम का नियम मैं बोलता हूँ, ढंग से सुनिएगा दोस्तों। यदि किसी धातु चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी धातु चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि लंबाई, मोटाई, ताप आदि न बदले, ठीक है, ताप आदि न बदले, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए एक बार मैं और बोलता हूँ स्पीड के साथ। ठीक है, क्विक रिवीजन देता हूँ आपको। ठीक है, यदि किसी धातु चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि लंबाई, मोटाई, ताप आदि ना बदले, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ओम के नियम की 2 सीमाएं बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों, मैं आपको इजी तरीके से बता देता हूँ। ओम के नियम की दोनों सीमाएं लिख लीजिएगा। सबसे पहले यह नियम लिख सकते हैं आप, मैं क्या ही लिखूँ आपको बोल ही देता हूँ। ठीक है, यह नियम केवल और केवल धातु चालकों के लिए सत्य है,
पहली सीमा, केवल धातु चालकों पर ओम का नियम लागू होता है, तो ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, ओम का नियम जो है, ओम के नियम की सीमाएं जो है ओम के नियम में ही छिपी है। ठीक है, चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि लंबाई, मोटाई, ताप, पदार्थ आदि नहीं बदलना चाहिए। ये ओम के नियम की दो सीमाएं हैं। ठीक है, तो ओम के नियम की दोनों सीमाएं आपने लिख लिया ना, दो सीमाएं ओम के नियम की पेपर में पूछी जाती रही हैं, और इस बार भी पेपर में ओम के नियम की सीमाओं के आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो ये ओम के नियम की सीमाएं पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट, किरचॉफ का वोल्टता नियम। किरचॉफ का वोल्टता नियम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किरचॉफ का नियम पेपर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में किरचॉफ का नियम लिखना है, कमेंट बॉक्स में आपको किरचॉफ का नियम लिखना है। दो नियम दिए थे किरचॉफ ने, आप दोनों नियम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल की परिभाषा मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ये कभी कभी एक वाक्य में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में ही पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं, जिसका फार्मूला शायद आपको पता हो, जिसका फार्मूला सही जोड़ी में भी हमने देखा है कई बार पेपर में, F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन है 1 एम्पियर को परिभाषित करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 एम्पियर को परिभाषित करो। तो दोस्तों मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित करता हूँ, लिख लीजिएगा आप। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर 10 की घात -60 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। ठीक है, 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर 10 की घात -60 टेस्ला का क्या उत्पन्न कर दे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत त्रिध्रुव किसे कहते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में विद्युत त्रिध्रुव किसे कहते हैं। तो दोस्तों एक ऐसा निकाय जिसमें दो विपरीत आवेश न्यूनतम दूरी पर स्थित हो, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो विपरीत आवेश न्यूनतम दूरी पर स्थित हो, वही क्या कहलाता है, विद्युत त्रिध्रुव। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर अगर समझाना चाहूँ, तो एक आवेश है प्लस क्यू, एक आवेश है माइनस क्यू, इनके बीच की लंबाई क्या है 2l। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगा P इक्वल टू क्यू इंटू 2l। ठीक है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2l। अब दोस्तों नेक्स्ट पर आए, विद्युत त्रिध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत त्रिध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, नोट कीजिएगा, विद्युत त्रिध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों विद्युत त्रिध्रुव आघूर्ण की जब भी हम बात करते हैं, तो विद्युत त्रिध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आप लिख लीजिएगा, मैं केवल और केवल इसका फार्मूला बताता हूँ, P इक्वल टू क्यू इंटू 2l, P इक्वल टू क्यू इंटू 2l। ठीक है, ये विद्युत त्रिध्रुव आघूर्ण की क्या है, परिभाषा। दोस्तों विद्युत त्रिध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। जितने भी फिजिक्स में जहाँ पर भी आपको आघूर्ण देखने को मिल जाए, वह सब की सब कैसी राशि हैं, सदिश राशि हैं। जहाँ पर भी आपको फिजिक्स में आघूर्ण देखने को मिल जाए ना, वो सब सदिश राशि होती हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर आवेश तो एक अदिश राशि है, आवेश तो एक अदिश राशि है, और लंबाई भी एक अदिश राशि है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये पर्टिकुलर लंबाई की बात कर रहा है, ये पर्टिकुलर लंबाई की बात कर रहा है, इसीलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एक कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक है, लेकिन आवेश कैसी राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। चलिए दोस्तों आपको एक बेहतरीन चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर अगर मुझे याद आ गया है तो मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा, नोट कीजिएगा। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर कौन सा नियम है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ओम का नियम। C इक्वल टू क्यू बटे V, और दोस्तों I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये तीन चीज़, ये तीनों की तीनों कैसी राशि हैं, ये तीनों की तीनों अदिश राशि हैं, ये तीनों की तीनों कैसी राशि हैं, अदिश राशि हैं। देखिए V अदिश, I अदिश, R अदिश, C अदिश, Q अदिश, V अदिश, I अदिश, Q अदिश, T अदिश। ठीक है, ये सब के सब कैसी राशि हैं, ये सब के सब अदिश राशि है। ठीक है, तो इन्हें अदिश लिख लीजिएगा, तीनों फार्मूलों को अदिश लिख लीजिएगा। विभव एक अदिश राशि है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। ठीक है, नोट करते चलिए दोस्तों, आंसर भी बोल रहा हूँ आपको और साथ में क्वेश्चन भी लिखा रहा हूँ, इससे बेटर आपको चीज़ें क्या मिल सकती है। दोस्तों जब भी हम विद्युत त्रिध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं, तो विद्युत त्रिध्रुव आघूर्ण आपने लिख
देखा ना, एक कैसी राशि है, सदिश। इसका मात्रक भी पेपर में हमने देखा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कहते हैं। तो हमने अपने इंस्टाग्राम पे अपने इंग्लिश विद हिमांशु सर पे आप जाएंगे इंस्टाग्राम पे, तो हमने शॉर्ट्स छोटे छोटे परिभाषाओं की वीडियोस डाल रखे हैं, ठीक है, फिजिक्स के। इसके अलावा इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम मीटर। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ATL, ठीक है, ATL इसका विमीय सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में कई बार पेपर में आता है, आवेश का क्वांटीकरण। तो किसी पदार्थ पर आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, किसी पदार्थ पर आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ n क्या है, जहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कूलाम का नियम क्या है दोस्तों। कूलाम का नियम हर कोई बता देगा कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ध्यान से सुनिएगा, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब ये इतनी छोटी चीज़ मैं आपको क्या ही बताऊं, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, तो आप देख लेंगे इसको ठीक से, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र क्या है दोस्तों। जब भी हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो किसी आवेश के प्रभाव का क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर ठीक है, ये पेपर में कम ही आता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उसकी क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। बहुत आसान सी बात है, ठीक है। और दोस्तों आपने पढ़ा होगा ना एक फार्मूला, शायद आपको याद हो, मैंने पढ़ाया भी ऑफलाइन बैच के अंदर, कि E बराबर होता है क्या, F/Q। E बराबर क्या होता है, F/Q। तो आप F की जगह E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं, Q/R स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक बताइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। बहुत बार पेपर में प्रश्न आया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर आप लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, अब देखिए इसको निकाल सकते हैं आप, E बराबर -dV/dx। तो इससे अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो ये सीधे F/V से निकलेगा, तो यानी हो जाएगा mL/T-3A-1 mL/T-3A-1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स क्या है दोस्तों। इसको भी मैं बोल देता हूँ कि विद्युत क्षेत्र में किसी तल से, विद्युत क्षेत्र में किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली, विद्युत क्षेत्र में किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन हो गई आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहाँ जहाँ फिजिक्स में फ्लक्स आपको देखने को मिलेगा, जितने फ्लक्स हैं वो सब के सब अदिश होते हैं, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, सदिश नहीं, अदिश है। और इसका मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी विद्युत फ्लक्स का मात्रक है ना, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसका विमीय सूत्र आप लिख सकते हैं, इसको मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा। इसका विमीय सूत्र होता है यम विद्युत फ्लक्स, ठीक है, mL3T-3A-1 mL3T-3A-1, ये इसका विमीय सूत्र होता है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या बताती है, दिशा बताती है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों नहीं काटती, ये बात आपको पता होगा। चलिए तो एक बार बता दीजिए, क्या इस तरह की सीरीज के वीडियो आपको कंटिन्यूस मिलने चाहिए। अगर मिलने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए यस, बिल्कुल सर मिलने चाहिए। एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ दीजिए
कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने पूरी तरीके से चीज़ों को नोट किया कि नहीं। अगर आपने नोट किया होगा तो आप डन लिख देंगे। और दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, नोट कर लीजिए, बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन 100% आएंगे। मैं बार बार जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर बताता हूँ वो बार बार क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, 100% आते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई 1% भी इम्प्योरिटी नहीं है। बात मानिए, विश्वास कीजिए, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियोस को शेयर करिए, कंटिन्यूसली शेयर करिए और एक एक कॉन्सेप्ट को नोट करिए। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में आपको मिलते हैं, आपसे मिलते हैं फिर कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज तक, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। एजुकेशन प्रेजेंट्स के इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।